यस बच्चों, आज जो है हम पाठ 14 पढ़ रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ये जो है काफ़ी अच्छे जो है लेखक हुए हैं। और फणीश्वर रेणु जो है मेला अंचल जो है उपन्यास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनके जो उपन्यास है वो किसी अंचल विषय से संबंधित है, यानी कि किसी क्षेत्र विषय से संबंधित है। और ये क्षेत्र विषय से संबंधित होने के कारण जो काफ़ी जो है प्रसिद्ध है, क्योंकि स्थानीय विषय की बातें जो है पढ़ना हमें अच्छा लगता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना भी हमें अच्छा लगता है। तो इनके जो उपन्यास है वो काफ़ी जो है रोचक है, जिनके बारे में हमें जो है उनके पाठ को पढ़कर जो है पता चलेगा कि फणीश्वर नाथ जी रेणु का जो पाठ है जो हम पढ़ने वाला है उसके अंदर क्या बताया गया है। आज की क्लास में हम जो फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में जो है विगत प्रश्न पत्रों में हमने देखा है और हमारे सिलेबस में भी बताया गया है कि जो है लेखक परिचय और कवि परिचय जो है हमारे पाठ के अंग है, जिसमें जो है 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो हमको जो है अच्छे से इसको पढ़ना है, किसी एक प्रश्न की तैयारी की तरह ही इसको हमको समझना और पढ़ना है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है इनका जो जन्म है 4 मार्च 1921 को हुआ था और जगह थी ओराई हिंगना, जिला पूर्णिया अररिया जो बिहार के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका जन्म सीधे सीधे याद रखें 4 मार्च 1921, जिला बिहार, ओराई जिला है और बिहार राज्य के अंदर जो है ये स्थित है। इनकी जो प्रमुख रचनाओं पर चर्चा करें तो पहली जो रचना इनकी मेला आंचल काफ़ी अच्छी है। जब आप बोर्ड की परीक्षा से फ्री हो जाएं यूट्यूब पर देख लें, मेला आंचल पाठ डला हुआ होगा, आपको जो है किसी स्टोरी की तरह जो है सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। ये पढ़ती परी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे उपन्यास, ठुमरी, अग्निखोर, अदीम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये कहानी संग्रह है इनके प्रमुख। ऋण झाल, धन झाल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अशुत, पूर्व संस्मरण, नेपाली क्रांति कथा, ये रिपोर्टदार जो इनका नेपाली क्रांति कथा तथा रेणु रचनावली जो है 5 खंडों में समग्र है। यह आपको ध्यान रखना है। इनका जो निधन है वो 11 अप्रैल को हुआ और सन 1977 में पटना में हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इनके जो है कुछ कथन इन्होंने दिया है। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सीरज नहार के बंधे बंधाए नियम कानून नीति अथवा फॉर्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ऐसे कहते हैं कि कुछ ऐसे चरित्र यानी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने प्राणों की प्रतिष्ठा और अपने सृजनहार के बंदे बंधा है, यानी कि जो हमारा सृजनहार है, इसमें सृजन लिखा है, थोड़ा सी मिस प्रिंट है, सृजनहार होता है। सृजनहार के बंदे बनाए जो नियम कानून है, यानी कि जो हमारा पालन करता है, उसके जो भी कानून बनाए गए हैं, उन्होंने जो फॉर्मूले बनाए, उन्होंने जो नीतियाँ बनाई हैं, उसको तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को कैसे जीते हैं, अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने मन के मुताबिक आज़ादी का जीवन जीने के लिए, लेकिन वो जीवन कैसा हो, उद्देश्यपूर्ण जीवन हो। आप घूमने फिरने के लिए नहीं निकले, उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए क्या करते हैं, सारे नियम और कायदों को तोड़ देते हैं और किसी उद्देश्य की प्राप्ति के अंदर लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों में जो है एक अलग सा जज्बा होता है। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है कि जो फणीश्वर नाथ रेणु है उनका जो जीवन है वो किससे बना हुआ है, उतार चढ़ाव से और संघर्षों से भरा हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। और आगे आपको ध्यान रखना है कि जो आंदोलन हुए उसके अलावा भी उन्होंने क्या किया, जो साहित्य है, राजनीतिक और सामाजिक जो भी आंदोलन थे उसमें भी उनकी क्या रही, भूमिका सक्रिय रही। उनकी यह भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो है देश के निर्माण में, देश की राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर जो है वो सक्रिय रहे इसके साथ में जो दूसरी ओर जो रचनात्मक साहित्य है जिससे स्थान विशेष की उन्होंने जानकारी दी, उसमें भी उनका जो है एक तेवर नए रूप में देखने को हमें मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सन 1954 में
उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मेला अंचल प्रकाशित हुआ। तो देखिए, आप देखिए, याद रखेंगे कि 1954 में जो है उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास जो था उसका नाम था मेला अंचल था, और वह प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। और हिंदी उपन्यास में क्योंकि अंचल विषय से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति के अंदर नाम की अगर गिनती की जाए तो फणीश्वर नाथ रेणु का नाम जो है पहले आता है, पहले नंबर पे आता है। तो जो है इनका जो उपन्यास था वो चर्चित हुआ, और इसने जो हिंदी में उपन्यासों को जो है एक नई दिशा प्रदान की। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मेला अंचल से ही प्रारंभ हुआ। और आगे देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि जो हिंदी जगत है उसमें आंचलिक जो उपन्यास है उस पर जो विमर्श शुरू हुआ वो मेला अंचल से शुरू हुआ। जो है मेला अंचल उपन्यास जब लिखा गया तो उसी से जो है आगे के जो उपन्यास को एक राह मिली। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। और जो ये मेला अंचल है ये गांव का दृश्य जो है हमारे सामने प्रस्तुत करता है। गांव में किस प्रकार मेला लगता है, किस प्रकार भीड़ इकट्ठी होती है और किस प्रकार के जो है लोगों में जो है मनोरंजन का जो एक साधन होता है और लोग जो है अपने पराये से मिलते हैं। तो और उसमें जो है एक अलग सा जो इंसान के जो जीवन का एक अच्छा जो पल है वो उसमें जो है दर्शाया गया है कि किस प्रकार हंसी खुशी लोग दिखते हैं झूमते गाते हुए। तो यहाँ पर जो हिंदी का जो अंदर जो आंचलिकता की जो अवधारणा है, यानी कि किसी क्षेत्र में जो अंचल है, यानी कि जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं वहाँ की ये बात कर रहे हैं। तो वहाँ का जो उपन्यास है उसमें जो है गांव की जो भाषा संस्कृति है और वहाँ का जो लोक जीवन है उसको जो है इस मेला अंचल पाठ में जो है बीच में लाकर जो है बताया गया है। लोक गीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को नायक बना डाला। और जो ये कह रहे हैं कि जो लोकगीत है, लोक संस्कृति है, लोकोक्ति है, लोक भाषा है, लोक नायक है, इस अवधारणा ने क्या किया, जो भारी भरकम चीज़ें हैं जो आसपास की, ये सब समझना बहुत भारी काम है। किसी गीत को समझना भारी काम है, किसी की संस्कृति, किसी की सभ्यता, किसी की भाषा और किसी के लोक नायक को समझना बहुत मुश्किल काम है। इन सब की भूमिका किसने निभा दी? अंचल को ही नायक बना डाला यानी कि लेखक ने ऐसा जो है अपना पाठ को प्रस्तुत किया, उपन्यास को प्रस्तुत किया। इसमें जो मेला अंचल था उसको जो है मेन भूमिका में डाल दिया। उनकी रचना में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है। और लेखक कह रहे हैं जो अंचल है उनके रूप में किस रूप में आता है? कच्चे और अनगढ़ रूप में आता है। इसलिए उनका ये अंचल एक तरफ साक्ष्य शामिल है, सस्य शामिल है, तो दूसरी तरफ धूल भरा और मेला भी है। तो एक तरफ क्या कह रहे हैं वो एकदम अच्छा है, लेखक कह रहे हैं सस्य शामिल है ना, तो एक तरफ तो काफ़ी अच्छा, दूसरी तरफ धूल भरा है और वहाँ पर जो है मेले का दृश्य बताया गया है। स्वतंत्रता भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा है। क्या कह रहे हैं, जो स्वतंत्र भारत था उसमें जब स्वतंत्रता विकास सिर्फ शहरों की ओर केंद्रित हो रहा था कि भाई शहरों का ही विकास हो और विकसित होते चले जाए और उसमें ही जो है चकाचौंध बढ़ती जाए, तो ऐसे में जो है फणीश्वर नाथ रेणु ने जो है सभी का ध्यान किस ओर खींचा, जो है देश में जो है गाँवों की ओर उन्होंने ध्यान खींचने की ओर कोशिश की है। उनकी रचना इस अवधारणा को भी पुष्ट करती है कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। और वो लेखक कह रहे हैं कि जो उनकी ये अवधारणा है उससे ये पुष्टि होती है कि जो भाषा है उसकी सार्थकता किसमें? बोली के साहचर्य में है, यानी कि बोलने के साहचर्य में जो है भाषा की सार्थकता है। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। अब देखिए आज अब उनकी पाठ जो पढ़ेंगे उसका पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। और उन्होंने उपन्यास तो उनका प्रसिद्ध है मेला अंचल, इसके अलावा भी उनके कई सारे यात्रा वृत्तांत भी देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी आपको, जो पढ़ने में रुचि करो वो पढ़ सकते हैं उनको। लेकिन जो है आज जो है उनकी हम कहानी पढ़ेंगे पहलवान की ढोलक। यह कहानी जो है कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। क्या कह रहे हैं, जो ये कहानी है, जो कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु है उनकी सारी जो विशेषता उसको एक साथ जो है अभिव्यक्त करती हुई कहानी है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल और संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। और लेखक कह रहे हैं कि जो फणीश्वर नाथ रेणु है
उनके जो कलम है जिससे वो लिखते हैं, जो कलम उनके जो विचार हैं, उनके जो लेखनी है, वो अपने गांव, अपने अंचल और अपनी संस्कृति को कैसे कैसे विचारों को कैसे प्रकट करती है कि पढ़ने वाले के सामने कैसा हो जाए। जब वो पढ़े पाठक तो सजीव चित्रण हो कि शायद सच में वो उस जगह पर स्थित है। तो सजीव चित्रण जो है देखने को मिलता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। और अब ऐसा लगने लगा कि जैसे हर एक पात्र है वो कैसा जीवन जी रहा हो, वास्तविक जीवन जी रहा हो। आप जो इनके जो उपन्यास से पढ़ने बैठेंगे, आप पढ़ेंगे जब भी, क्योंकि अनिवार्य हिंदी हो सकता है फर्स्ट ईयर में भी, और आपको पढ़ने को मिल जाए महिला अंचल पाठ, तो वहाँ पर जो है आपको एक अलग सी विशेषता देखने को मिलेगी, वास्तविकता नज़र आने लगेगी। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। और अब जो है ऐसा लगता है कि जो पात्र है ना, उनका जो सच्चा चित्रण है वो कैसा है, अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है, अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवानों की क्रियाकलापों को ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। और अब जो है कह रहे हैं कि जो फणीश्वरनाथ रेणु है, उन्होंने गद्य में भी क्या कर दिया, संगीत पैदा कर दिया है, और ढोलक की जो है उठती गिरती आवाज़ और पहलवान की क्रियाकलापों का जो है इसमें क्या है, सामंजस्य जो है दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। और जो है आगे हम देखेंगे जो फणीश्वरनाथ रेणु है, इनके जो विशेषताओं के साथ जो है रेणु की कहानी जो है वो व्यवस्था को बदलने के ऊपर आधारित है। यानी कि जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं या फिर कुछ अजीब जो गरीब व्यवस्थाएं हैं उनको बदलने में सहायक है। लोक कला और इसके कलाकार अप्रासंगिक हो जाने की यहाँ पर हम कहानी देखते हैं। राजा साहब की जगह नए और राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं है। और अब जो है इसमें जो हम पहलवान की ढोलक जो पाठ पढ़ने जाएंगे, इसमें ये कह रहे हैं कि जो राजा है वो राजा साहब की जगह पर क्या हुआ कि नए राजकुमार आकर जो है जम गए हैं। और यहाँ पर जो है जम जाने का अर्थ क्या है, सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यानी कि जो है यहाँ पर जो व्यवस्था वो एकदम उलट पलट है कि जो है सभ्यता के नाम पर क्या है, यहाँ पर एकदम नई जो है व्यवस्था देखने को मिलती है और आरोपित हो जाने का जो है प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया की छा जाने की समस्या है, जो लट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसान से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीता की भूमि पर पटक देती है। और यहाँ पर जो है यह कह रहे हैं कि जो भारत यानी कि इंडिया उसके छा जाने की जो एक समस्या है, और पहलवान है लट्टन पहलवान जो लोक कलाकार से जो है के आसान से उठाकर जो है लोक कलाकार के आसन से उठकर कहाँ पर है वो पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीता की भूमि पर वो पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती, फिर भी पहलवान जीवन ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ झुलाए रखता है बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गाँव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो है यहाँ पर उस पहलवान की जो स्थिति है उसके बारे में बताया कि उसने कैसे संघर्ष किया और संघर्ष करके जो है वो आगे आया कि वो पहलवान जीवन के ढोल बोल में अपने आप को ना सिर्फ झलाता है बल्कि क्या करता है, भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। यानी कि वो पहलवान खुद तो संघर्ष कर रहा है लेकिन अपने साथ में जो है अन्य जो व्यक्ति है, जो गाँव के जो लोग हैं, उनको भी जो है मौत से लड़ने की ताकत देता रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी के फटे ढोल की पोल में बदल देता है, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। और जो है ये कह रहे हैं कि जो ये त्रासदी है, भूख महामारी है, उसमें जो अजय लट्टन की जो है भरी पूरी पहलवानी है फटे ढोल की पोल में बदल जाती है। जब हम कहानी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस प्रकार जो है लेखक यहाँ पर जो है पहलवान के बारे में बता रहा है। और जो है करुण त्रासदी क्या होती है,
उस लट्टन साहब की हमारे सामने जो है कई सारे सवाल छोड़ जाती है। यानी कि जो है पूरे पाठ में कुछ ऐसी स्थिति बताई गई होगी, ऐसा दृश्य दर्शाया गया होगा कि जो है हम जब लास्ट में पाठ को अंत में छोड़े तो हमारे मन में कई सारे उसके लेकर सवाल आए। वो पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की, क्या कला की प्रासंगिक व्यवस्था की मुखापेशी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कला को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है। और अब जो है कह रहे जो मनुष्यता है उसकी साधना है, जीवन सौंदर्य के लिए जो लोक कला है उसको प्रासंगिक बनाए रखने हेतु क्या हमारी क्या भूमिका है। निश्चय ये पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है और लेखक कह रहे हैं जो ये पाठ है हम जो पढ़ेंगे, जब अंत में इस पाठ को ख़त्म करेंगे तो हमारे मन में इसको लेकर कई सारे सवाल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इतना जो है इस पाठ के जो है लेखक परिचय को पढ़ें, पहलवान पाठ की भूमिका को देखें, उसके बाद जो है हम इसको पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे।